नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेबस। सुजाता के पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करने लगे। बात बात पर ताने मिलना और ढंग से खाना भी ना नसीब होना उसकी नियति बन गई थी। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर उसने मायके जाने का फैसला किया। जिस दिन सुजाता अपने 7 साल के बेटे शोभित का हाथ पकड़कर मायके पहुंची, उस दिन घर में किसी ने उसके लिए आंसू तक नहीं बहाए। बड़ी भाभी दीपिका ने दरवाजे पर ही खरी खोटी सुनाते हुए कहा, अम्मा, अपनी बेटी से कह दीजिए कि अगर यहाँ रहना है तो मेहमान बनकर नहीं, नौकरानी बनकर रहना होगा। पति तो मर गया और इसे और इसके बच्चे को हमारे सर छोड़ गया। आंगन में बैठे बड़े भाई प्रमोद ने सिर नीचे कर लिया। छोटे भाई विनोद ने भी एक शब्द नहीं कहा। माँ शकुंतला देवी बेटी को गले लगाना चाहती थी, लेकिन दीपिका ने वहीं से आवाज लगाई, पहले इसकी गठरी पीछे वाले कमरे में रखवा दीजिए, सामने वाला कमरा हमारे बच्चों का है। सुजाता कुछ पल तक सबके चेहरे देखती रही। उसे लगा शायद कोई तो कहेगा, अरे पहले अंदर तो आ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीपिका ने कमर पर हाथ रखकर कहा, एक बात अभी साफ कर देती हूँ, आज से पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, गाय भैंस की देखभाल और रसोई का सारा काम तुम्हारा होगा। बदले में 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अगर ये मंजूर नहीं है तो अभी बता दो। माँ से रहा नहीं गया। वे बोली, बहू ये तेरी ननद है, कोई मजदूर नहीं। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, अम्मा जमाना बदल गया है, अब मुफ्त में कोई किसी को नहीं खिलाता, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सुजाता ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन घर में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, ठीक है भाभी, जो काम आप कहेंगी मैं कर दूंगी। दीपिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे वो यही सुनना चाहती थी। पहले ही दिन सुबह 4 बजे सुजाता को जगा दिया गया। उठो, हैंडपंप से 10 बाल्टी पानी भरो, उसके बाद चूल्हा जलाना। सबके उठने से पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। सुजाता बिना कुछ बोले काम में लग गई। दोपहर तक उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। जब खाने का समय आया तो उसने देखा कि सब लोग चौके पर बैठकर गरम गरम रोटियां खा रहे थे। वो भी बेटे को लेकर बैठ गई। दीपिका ने उसकी थाली खींच ली। अरे ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। उसने रसोई के कोने से कल रात की बची 3 सूखी रोटी निकाली और ऊपर से ठंडी आलू की सब्जी डालते हुए बोली, आज से तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का यही खाना रहेगा। घर में जितना काम करोगी उतना ही खाओगी। शोभित ने मासूमियत से पूछा, माँ मुझे भी एक गरम रोटी मिल जाएगी? दीपिका हंस पड़ी। गरम रोटी कमाने वाले को मिलती है बेटा, मुफ्त का खाने वालों को नहीं। सुजाता का हाथ थाली पर ही रुक गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि पति की मौत से भी बड़ा दुख अब शुरू हुआ है। सुजाता ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर शोभित को दिया, जिसे वो पानी में डुबो डुबो कर खाने लगा। उसकी नजर बार बार बड़े मामा के बेटे की थाली पर जा रही थी, जहां घी लगी गरमा गरम रोटियां रखी थीं। उसने फिर धीरे से पूछा, माँ एक ही गरम रोटी मांग दो ना। सुजाता का कलेजा कांप गया। उसने बेटे का सिर सहलाकर कहा, खा ले बेटा, यहाँ भी अपना कोई नहीं है। इतने में दीपिका ने सुन लिया। वो ताना मारते हुए बोली, अपने बच्चे को ऐसी आदत मत डालो, जितनी औकात हो उतना ही सोचना चाहिए। प्रमोद सब सुन रहा था, लेकिन उसने चुपचाप निवाला मुंह में डाल लिया। विनोद भी सिर झुकाकर खाता रहा, जैसे उसे अपनी बहन और भांजे से कोई मतलब ही ना हो। माँ शकुंतला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वे बेबस थीं, क्योंकि अब घर में बहुओं की ही चलती थी। रात को जब सब सो गए तो माँ 2 गरम रोटियां और थोड़ा दूध लेकर सुजाता के कमरे में पहुंची। उन्होंने थाली रखी ही थी कि दीपिका ने दरवाजा खोल दिया। वह माँ, चोरी छिपे दावत चल रही है। उसने माँ के हाथ से थाली छीन ली और रसोई में रख दी। आज के बाद अगर किसी ने इसे अलग से खाना दिया तो मैं इस घर में खाना बनाना छोड़ दूंगी। माँ पत्थर की तरह खड़ी रह गई। सुजाता ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, माँ रहने दीजिए, मेरे लिए मत रोइए, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज मेरे पति जिंदा होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगली सुबह दीपिका ने नई शर्त रख दी, आज से घर के सब कपड़े भी तुम ही धोगी, हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म, चादरें, पर्दे, सब। अगर एक भी कपड़ा ठीक से साफ नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। उस दिन सुजाता सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक बिना बैठे काम करती रही। हाथ साबुन से छिल गए थे और कमर दर्द से सीधी नहीं हो रही थी। शाम को शोभित तेज बुखार से तपने लगा।
सुजाता घबराकर बोली, भाभी 100 रुपए दे दीजिए, दवा ले आऊंगी, सिलाई करके लौटा दूंगी। दीपिका ने बिना देखे कहा, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। सुजाता भाई प्रमोद के पास गई। भैया, शोभित को डॉक्टर को दिखाना है। प्रमोद ने जेब में हाथ डाला ही था कि दीपिका की आवाज आई, पहले सोच लो, आज 100 दोगे, कल 1000 मांगेगी। प्रमोद ने धीरे से जेब से हाथ निकाल लिया। सुजाता कुछ पल तक भाई को देखती रही। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसका भाई नहीं, सिर्फ किसी का पति खड़ा है। उसने बुखार से तपते बेटे को गोद में उठाया और अपने पुराने मंगलसूत्र का टूटा हुआ सोने का लॉकेट, जो पति की आखिरी निशानी था, कपड़े में बांधकर गांव के सुनार की तरफ चल पड़ी। सुनार के पास पहुंचकर उसने कांपते हाथों से लॉकेट रख दिया। सुनार ने पैसे उसके हाथ पर रख दिए। सुजाता ने बिना मोल भाव किए पैसे लिए, सीधे डॉक्टर के पास जाकर दवा खरीदी और शोभित को खिलाई। रात भर बेटे के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही, जिससे सुबह तक उसका बुखार थोड़ा उतर गया। जब वो घर लौटी तो दीपिका दरवाजे पर ही खड़ी थी। बड़ी जल्दी आ गई महारानी, घर का काम पड़ा है और तुम्हें बाहर घूमने की पड़ी है, शर्म नहीं आती? सुजाता ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, बेटा बीमार था भाभी, घूमने नहीं गई थी। दीपिका ने हंसते हुए कहा, मर तो नहीं गया ना? ये शब्द सुनते ही सुजाता की आंखें भर आई, लेकिन वो चुप रही। उस दिन जानबूझकर उसे दोपहर तक खाना नहीं दिया गया। जब उसने रसोई में जाकर पूछा तो दीपिका ने बचे हुए चावल की हांडी उसकी तरफ सरका दी। जो तले में चिपका है खुरच लो, यही बचा है। सुजाता चुपचाप हांडी खुरचने लगी और सोचने लगी कि बीमार बेटे को ये बासी चावल कैसे खिलाए। शोभित भूख से रो रहा था। उसी समय माँ शकुंतला देवी ने अपनी थाली से एक गर्म रोटी उठाकर चुपके से शोभित के हाथ में रख दी। शोभित अभी पहला निवाला तोड़ ही रहा था कि छोटी बहू मीना ने देख लिया। अरे वाह माँ, अपने पोते से ज्यादा अब बेटी का बेटा प्यारा हो गया। दीपिका दौड़ कर आई और उसने शोभित के हाथ से गर्म रोटी छीनकर वापस डिब्बे में रख दी। ये रोटी घर के कमाने वालों के लिए बनी है, मुफ्त में बैठकर खाने वालों के लिए नहीं। शोभित जोर जोर से रोने लगा। सुजाता ने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन उसने खुद भी कुछ नहीं खाया। शाम को गांव की एक औरत सुमन ब्लाउज सिलवाने आई। उसने सुजाता को काम करते देखा और धीरे से बोली, तू इतनी अच्छी सिलाई करती है, फिर दूसरों की गुलामी क्यों कर रही है? मेरे कस्बे में एक सिलाई सेंटर है, वहां औरतें महीने के 10-12 हजार कमा लेती हैं। अगर चाहे तो मैं बात कर दूं। इस नर्क से बाहर निकल जा अपने बेटे को लेकर, वरना ये लोग तुम दोनों को जीने नहीं देंगे। सुजाता ने हाँ कर दी। उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी। उसी रात उसने माँ से कहा, माँ, अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो क्या मैं चली जाऊं? क्योंकि यहाँ जैसा बर्ताव हो रहा है, मेरा बेटा घुट घुट कर मर जाएगा। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, अब यहाँ तुझे बेटी नहीं बोझ समझा जाता है। अगर तेरी मेहनत तुझे इज्जत दिला सकती है तो देर मत कर। रात के आखिरी पहर जब पूरा घर सो रहा था, सुजाता चुपचाप उठी। उसने पुराने बक्से में 2 जोड़ी कपड़े, बेटे की दवा और सिलाई का डिब्बा रखा। माँ शकुंतला देवी की चारपाई के पास पहुंची तो माँ जाग रही थी। सुजाता उनके पैरों पर सिर रखकर रो पड़ी। माँ, अब और नहीं सहा जाता। शकुंतला देवी ने कांपते हाथों से 500 रुपए जो उन्होंने दवा के लिए छिपाकर रखे थे बेटी को दिए। सुजाता ने रुपए वापस कर दिए। नहीं माँ, आपकी दवा जरूरी है, मैं अपने हाथों से कमा लूंगी। सुबह जब सब उठे तो चारपाई पर एक कागज रखा था। उसमें लिखा था, भैया भाभी चिंता मत करना, आज से मैं आपकी रोटी नहीं खाऊंगी। जिस घर में मेरे बच्चे को एक गरम रोटी भी बोझ लगने लगे, वहां रहकर मैं रोज नहीं मर सकती। माँ का ध्यान रखना। दीपिका ने चिट्ठी पढ़ी और बोली, अच्छा ही हुआ चली गई, एक बोझ कम हुआ। माँ वहीं बैठकर रोती रह गई। समय बीतता गया। 6 महीने बाद गांव के पास के बाजार में सुजाता के सिलाई केंद्र का बोर्ड लग गया। सुजाता खुद सिलाई करती और 5 अन्य लड़कियों को काम सिखाती। शोभित अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। मेहनत ज्यादा थी, लेकिन रोटी इज्जत की थी। उधर उसके पिता राजेंद्र जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। दोनों भाई पैसों का हिसाब लगाने लगे कि खर्च कौन करेगा। माँ ने कहा, सुजाता को खबर कर दो। दीपिका तुरंत बोल पड़ी, उसे क्यों बुलाना, जब चली गई तो?
लेकिन माँ ने पड़ोसियों के फोन से सुजाता को खबर कर दी। सिर्फ 2 घंटे बाद सुजाता अस्पताल पहुंच गई, अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ। डॉक्टर ने पैसे मांगे तो सुजाता ने बिना एक शब्द बोले काउंटर पर पूरे रुपए जमा कर दिए। प्रमोद और विनोद सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें याद आ रहा था कि कभी यही बहन उनके घर में बेटे के लिए एक गर्म रोटी के लिए तरसती थी। पिता की हालत संभलने के बाद प्रमोद रोते हुए बोला, बहन हमें माफ कर दे। हम पति तो बन रहे थे पर अच्छे भाई नहीं बन पाए। सुजाता ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में बहन की इज्जत खत्म हो जाती है उस घर की बरकत भी धीरे धीरे चली जाती है। तुम लोग भाई कहलाने के लायक नहीं हो। भाभी तो पराई थी पर तुम तो अपने थे। तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा एक छोटे बच्चे से निवाला छीनते हुए। वो माँ के गले लगी, उनके आंसू पोंछे और बोली, माँ अब आप मेरे साथ चलिए। इस बार माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी दीपिका और मीना पहली बार समझ रही थी कि घर पर राज करना आसान है, लेकिन रिश्ते बचाकर रखना सबसे मुश्किल। जिस बेटी को उन्होंने बोझ समझा था वही संकट के समय परिवार का सबसे बड़ा सहारा निकली। सुजाता अपने माता पिता और बेटे के साथ सम्मान पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद सुजाता ने अपने पति के हक के लिए कोर्ट में केस किया। उसकी सास कांति देवी ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या रखा है यहाँ तेरा? कुछ नहीं मिलने वाला। सुजाता ने दृढ़ता से कहा, माँ जी, अपने पति का हिस्सा तो मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए लेकर रहूंगी। कोर्ट ने सुजाता के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे उसका हक मिल गया। अब सुजाता अपने बेटे और माता पिता के साथ अपने घर में खुशी खुशी और स्वाभिमान के साथ रहने लगी। नारी अबला या लाचार नहीं होती। यदि वो ठान ले तो स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के बल पर अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। किसी पर बोझ बनने से बेहतर है कि अपनी मेहनत पर भरोसा किया जाए। साथ ही जो घर बेटियों और बहनों का अनादर करता है वहां कभी सुख समृद्धि नहीं ठहरती। दोस्तों, क्या प्रमोद और विनोद को अपनी पत्नी दीपिका के गलत फैसले का विरोध उस समय नहीं करना चाहिए था? सुजाता का अपने पति की संपत्ति में हक मांगना और स्वाभिमान के लिए कदम उठाना क्या आपके अनुसार सही फैसला था? अगर सुजाता के स्वाभिमान और संघर्ष की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।